बेसिकली आज हम करेंगे जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, बेसिकली क्या है कि मेटलर्जी करेंगे हम। इसका मतलब है कि जो जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ के अंदर अलग अलग मेटल्स या कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको अलग अलग आइसोलेट करना ही क्या बोलते हैं, उसको मेटलर्जी बोलते हैं। तो उसके अलग अलग प्रिंसिपल और प्रोसेसेस पढ़ेंगे एलिमेंट्स को वो करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन लिंक टू यूज ऑफ एंटिक्विटी इन मैनी वेज। ठीक है, बेसिकली मेटल्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये वेपन्स की तरह, टूल्स की तरह, ऑर्नामेंटल की तरह, यूटेंसिल्स की तरह हमारी उसमें कल्चर लाइफ को में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बेसिकली द 7 मेटल एंटिक्विटी, ठीक है, दे आर समटाइम्स कॉल्ड गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, लेड, टिन, आयरन एंड मर्करी। बेसिकली क्या है, ये 7 मेटल्स हैं। ठीक है, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, लेड, टिन, आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स थे जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री के, या जो ह्यूमन की जो सिविलाइजेशन थी, जो पुरानी जो सभ्यताएं थी उनके लिए। ठीक है, फॉर 7,000 years ago इंडिया हैज had a rich tradition of metallurgical skill। बेसिकली क्या है कि मेटलर्जी का पहले भी इस्तेमाल होता था वेपन बनाने में, अलग अलग चीजें, मेटल्स का स्टार्टिंग से ही वो है। तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते थे अलग अलग वे से। तो अब तो इंडस्ट्रियल मॉडर्न वेज आ चुकी हैं, तो उसी से मतलब बेसिकली वो ही बेसिस है इसका कि कैसे किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते। तो इम्पोर्टेंट सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेटल आर आर्कियोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड लिटरेरी एविडेंसेस। बेसिकली हमें कैसे पता चलता है कि इंडियन मेटलर्जी बहुत ज़्यादा, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन है, मतलब जो आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें निकाली गई है, जैसे वेपन्स पाए गए हैं वो रस्सी से बंधे हुए, मतलब तो उनसे पता चलता है कि मेटलर्जिकल या मेटल्स का इस्तेमाल जो है वो अर्ली लाइफ में भी था। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मेटल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम फ्रॉम मेघर इन बलूचिस्तान। बेसिकली जो पहला एविडेंस आया था कि मेटल का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो कहाँ आया था, मेहरगढ़ फ्रॉम बलूचिस्तान, मेहरगढ़ फ्रॉम बलूचिस्तान। बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेयर ए स्मॉल कॉपर बीड डेटेड टू अबाउट 6000 BCE was फाउंड। ठीक है, मतलब एक स्मॉल कॉपर की बीड पाई गई। ठीक है, इट is however thought to be native copper which has not been extracted from the ore। बेसिकली ये क्या पाई गई, एक अलग तरह का कॉपर पाया गया जो अभी तक ओर से एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ था। स्पेक्ट्रोमेट्रिक स्टडीज ऑन कॉपर और सैंपल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंशिएंट माइंस पिट ऑफ एट। बेसिकली क्या, स्पेक्ट्रोमेट्रिक स्टडीज ऑन कॉपर और सैंपल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंशिएंट माइन पिट्स एट खैटरी इन राजस्थान and on metal sample from representative Harpan artifacts recovered from Mitathal in Haryana and 8 other states distributed in Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra, proves that copper metallurgy in India dates back to the Chalcolithic cultures and in the subcontinent। बेसिकली क्या है कि ये क्या बताया हुआ है इसमें कि ये अलग अलग लोकेशंस बताई गई है कि यहाँ से अलग अलग सैंपल्स वो किए गए हैं, और मेटल के जो अलग टाइप्स हैं जो कि अभी तक ओर्स वगैरह में से हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किए हैं बेसिकली, और वो उस टाइम पे एक्सट्रैक्टेड थे। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि कॉपर मेटलर्जी जो है इंडिया में वो बहुत पुरानी है। ठीक है, इंडियन चैल्कोलिथिक कॉपर ऑब्जेक्ट वर इन ए प्रोबेबिलिटी मेड इन इंडिजिनियसली। The ore for extraction of metal for making object was obtained from chalcopyrite or deposits in Aravali Hills। ठीक है, बेसिकली इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, इनको आपको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, collection of archaeological texts from copper plates and rock inscription have been compiled and published by Archaeological Survey of India during the past century। Royal records were engraved on copper plate Tamra Patra। Earliest known copper plate has a Mauryan record that mention famine relief efforts. It has one of the very few pre-Ashoka Brahmi inscription in India। Harpans also used gold and silver as well as their joint alloy electrum। Harpans used gold and silver and joint alloy
electrum, joint alloy, electrum, variety of ornaments such as pendants, bangles, beads, rings have been found in ceramic or bronze pots. Early gold and silver ornaments have been found from Indus Valley sites such as Mohenjo-daro. मूवी भी आई है मोहनजोदारो, ठीक है। अलग अलग ऑर्नामेंटल इंडस वैली के काम पाए गए हैं मोहनजोदारो। दीज आर ऑन डिस्प्ले इन द नेशनल म्यूजियम। बेसिकली इनका क्या किया गया है, इनको नेशनल म्यूजियम के अंदर डिस्प्ले पे रख दिया गया है इन न्यू दिल्ली। इंडिया हैज डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग डीपेस्ट एंशिएंट गोल्ड माइंस इन द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर जो डीपेस्ट एंशिएंट गोल्ड माइंस हैं, ठीक है, इन द मस्की रीजन ऑफ कर्नाटका। कार्बन डेटिंग प्लेस देम इन माइल्ड फर्स्ट मिलीनियम बीसीई, ठीक है। फर्स्ट मिलियन बीसीई मतलब इतनी पुरानी है, ठीक है। बेसिकली इंडिया के पास गोल्ड पहले बहुत ज्यादा था, तो इसी वजह से उनके पास क्या है, डीपेस्ट एंशिएंट गोल्ड माइंस है। मतलब उन्होंने इतना अंदर तक खोद रखा है, मतलब इतना सारा सोना निकाल रखा है, ठीक है। उसके बाद आता है हाइमन्स ऑफ ऋग्वेदा गिव अर्लिएस्ट इंडायरेक्ट रेफरेंस टू द एलुवियल प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स इन इंडिया, ठीक है। बेसिकली ये सब है ना, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है सारा। बाकी चांसेस हैं, ये शायद न्यू एनसीईआरटी में अभी ऐड हुआ है और इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। द रिवर सिंधु वॉज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ गोल्ड इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेसर इन गोल्ड इन द रिवर सिंधु हैज बीन रिपोर्टेड इन मॉडर्न टाइम ऑल्सो। मतलब अभी भी गोल्ड का पाया जाना सिंधु में रिपोर्ट हुआ है। मतलब it has been reported that there are great mines of gold in the region of Mansarovar and Jalyug even now. The Pali text Anguttara Nikaya narrates the process of recovery of gold dust or particle from the alluvial placer gold deposit, although evidence is gold of Vedic text. It is Kautilya Arthashastra author probably in 3rd or 4th century BC during Maurya era, which has much data on prevailing chemical practices in a long section on mines and minerals, including metal ores of gold, silver, copper, lead, tin or iron. Kautilya describe a variety of gold रशिवधा। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो प्रीवियस पास्ट के बारे में रिलेटेड है, ये वो है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, ये एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अभी इसमें दोनों ही चांसेस हो सकते हैं, ये पूछी भी जा सकती हैं, नहीं भी पूछी जा सकती है। अभी ये नई एनसीईआरटी में ऐड की हैं तो इनका कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ये तो आई थिंक कुछ अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि कैसे क्या क्यों डाल दिए। हम बेसिकली यहाँ से शुरू करते हैं। वो जिसको भी पढ़ना है, जो भी इंटरेस्टेड है पास्ट हिस्ट्री में, वो रीड कर सकता है, ठीक है। बाकी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है। ए फ्यू एलिमेंट लाइक कार्बन, सल्फर, गोल्ड एंड नोबल गैसेस अकर इन फ्री स्टेट। बेसिकली ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, वाइल अदर आर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म्स, ठीक है, इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। एलिमेंट वेरी इन अबंडेंस, मतलब सबकी अबंडेंस अलग होती है, सबकी पाए जाने की जो अमाउंट है वो कम अलग अलग होती है, ठीक है। अमंग मेटल एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट। अभी क्या है, ये अमंग मेटल है, ठीक है। वैसे तो एलिमेंट तो सबसे ज्यादा कार्बन है, लेकिन अमंग मेटल में कौन है, एल्यूमिनियम। इनफैक्ट इट इज द 3rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। फर्स्ट कौन सा है, कार्बन, ठीक है। इन अर्थ क्रस्ट अप्रोक्स 8.3% बाय वेट। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मैनी इंजीनियस मिनरल इंक्लूडिंग मिक्का, ठीक है। मेजर कंपोनेंट है किसका, मिक्का का या क्ले का, ठीक है। मैनी जेमस्टोन आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ Al2O3, मतलब बहुत सारे जेमस्टोन है वो किसकी इम्प्योर फॉर्म है, Al2O3 की, ठीक है। फॉर एग्जांपल जेम्स रबी एंड सफायर, ठीक है, हैव Cr एंड Co रिस्पेक्टिवली एज इम्प्योरिटी। बेसिकली बहुत सारे जो जेमस्टोन है वो क्या है,
Al2O3 की ही इम्प्योर फॉर्म है। और उसमें इम्प्योरिटी कैसे कैसे होती है, रबी के अंदर होती है क्रोमियम की, ठीक है, और सफायर के अंदर होती है कोबाल्ट की, ठीक है। आयरन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, ये मेटल में है, ठीक है, ये चीज याद रखना, मेटल और एलिमेंट में डिफरेंस मिलेगा, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अभी क्या है, एल्यूमिनियम वैसे तो मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन एलिमेंट्स में ये थर्ड मोस्ट है, और मेटल में आयरन सेकंड मोस्ट है, ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। मेटल और एलिमेंट में फर्क करना है, एलिमेंट तो सारे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और फिर उन एलिमेंट में आगे टाइप हो जाती है मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, मतलब एलिमेंट की ही टाइप होती है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ठीक है, एलिमेंट में ये सारे आ जाते हैं तीनों, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करना। इट फॉर्म्स वैरायटी ऑफ कंपाउंड एंड देयर वेरियस यूजेस मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है। बेसिकली आयरन की इंपॉर्टेंस तो हमें पता ही है, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम एज वेल, एलिमेंट आयरन का उसमें भी यूज होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, आयरन हीमोग्लोबिन ब्लड में, ठीक है, तो आयरन का इस्तेमाल तो होता ही है, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग ए पर्टिकुलर मेटल फर्स्ट वी लुक फॉर मिनरल्स विच आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट एंड आर ऑब्टेन्ड थ्रू माइनिंग, ठीक है। पहले हम उसके मिनरल्स देखते हैं कि नेचुरली अकरिंग मिनरल्स उसके क्या हैं, और उसमें से फिर उसको क्या करते हैं, माइन करके बाहर निकालते हैं, और फिर उनको आगे क्या करते हैं, आउट ऑफ मैनी मिनरल्स इन विच ए मेटल में बी फाउंड ओनली ए फ्यू आर वायबल, उसमें से कुछ ही वायबल होते हैं, अभी क्या है, एंड टू बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ मेटल सिंस सच मिनरल्स आर नोन एज ओर। बेसिकली क्या है कि कोई भी मेटल हमें निकालना तो हम उसके पहले मिनरल सर्च करते हैं, फिर उनको माइन करते हैं, और उनमें से कुछ ही वायबल होते हैं, कुछ ही मतलब ऐसे होते हैं जिनके अंदर से हम मेटल निकाल सकते हैं, तो और जिनमें से निकाल सकते हैं फिर उस वैसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल और ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर आर गिवन इन टेबल 6.1, बेसिकली टेबल 6.1 ही है, ठीक है। एल्यूमिनियम की है बॉक्साइट, ठीक है, और कैलोनाइट ए फॉर्म ऑफ क्ले, बेसिकली ये लर्न करने की चीजें हैं, ठीक है, ऐसा जितना डायरेक्ट नहीं पूछ सकता, लेकिन आप कोशिश करें कि नाम तो याद कर ही सके। ये जैसे कुछ एग्जांपल ये है, Cu2s, Cu2o, FeS, Fe2O3, ठीक है, ये चीजें याद रखो, ZnO, ZnS, जिंक ब्लेंड हमने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है, ठीक है। आयरन की क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, ठीक है, Fe3O4, FeCO3, FeS2, ठीक है। कॉपर की है कॉपर पायराइट, मैलेकाइट, कॉपराइट, कॉपर ग्लैंस, ठीक है। जिंक की जिंक ब्लेंड, सेफेलेराइट, कैलामाइन, जिंकाइट, ठीक है। ए पर्टिकुलर एलिमेंट में अकर इन वैरायटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम इट्स कंपाउंड शुड बी सच दैट इट इज केमिकली फिजिबल एंड कमर्शियल वायबल, ठीक है। बेसिकली अलग अलग कई तरीके हो सकते हैं एक एलिमेंट को या एक मेटल को किसी भी उसकी ओर से निकालने के, लेकिन वो केमिकली फिजिबल भी होनी चाहिए, मतलब केमिकली सपोर्टिव होनी चाहिए, मतलब केमिकली रिएक्शन पॉसिबल होनी चाहिए, ठीक है, और कमर्शियली वायबल भी होनी चाहिए, मतलब उसका खर्चा भी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो आगे नुकसान करे, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्शन बॉक्साइट इज चूजन फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बॉक्साइट का। बॉक्साइट जो है कमर्शियल पर्पज के लिए बेसिकली, ठीक है। फॉर आयरन यूजुअली द ऑक्साइड और विच आर abundant एंड डू नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूटिंग गैस लाइक SO2 दैट इज प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ आयरन पायराइट्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पे, जो SO2 रिलीज कौन करता है, आयरन पायराइट करती है। बेसिकली आयरन पायराइट क्या करती है, SO2 रिलीज करती है विच इज ए पॉल्यूटिंग गैस, ठीक है। और वैसे हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, उसके ऑक्साइड, बेसिकली उसकी ऑक्साइड और यूज करते हैं, ठीक है। फॉर कॉपर एंड जिंक any of the ores listed in table से may be used depending upon the availability and other element। और कॉपर और जिंक में ऐसा कोई वो नहीं है, ऑप्शनल नहीं है कि क्या यूज करें क्या यूज ना करें, ठीक है। द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज, ये बेसिकली मेटलर्जी की क्या है डेफिनेशन है।
The extraction and isolation of an element from its compound form involve various principles of chemistry. Still, some general principles are common for the extraction of processes of metal. Basically क्या है कि अलग अलग प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं केमिस्ट्री के, लेकिन कुछ जनरल प्रिंसिपल होते हैं जो कि लगभग हर मेटल के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। एन और रेयरली कंटेन्स ओनली डिजायर्ड सब्सटेंस, मतलब कोई और है और उसके अंदर एक मतलब जो हमारा डिजायर्ड सब्सटेंस ही हो, वो बहुत रेयर होता है, ठीक है। उसके अंदर अनडिजायर्ड सब्सटेंस होता है। इट इज यूजुअली कंटामिनेटेड विद अर्थली एंड अनडिजायर्ड मेटल्स कॉल्ड गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। बेसिकली कोई भी और है वो प्योर फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। और में हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है, तो हमें उन इम्प्योरिटीज को ही रिमूव करना होता है या जो डिजायर्ड एलिमेंट है उसको बाहर निकालना होता है। द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेजर स्टेप। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। सेकेंड है आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इज कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है। उसके बाद है प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी शैल फर्स्ट डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप फॉर इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ओर। आफ्टर दैट प्रिंसिपल ऑफ सम ऑफ द कॉमन मेटलर्जिकल प्रोसेस विल बी डिस्कस्ड, ठीक है। दोज प्रिंसिपल विल इंक्लूड द थर्मोडायनामिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्वड इन द इफेक्टिव रिडक्शन ऑफ द कंसंट्रेटेड ओर। बेसिकली इसमें हम आगे अलग अलग इन तीन प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अभी बेसिकली हम पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होती है, ठीक है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल, ठीक है, जैसे सैंड, क्ले फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन। बेसिकली कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है उसकी पर यूनिट कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब पर यूनिट अगर लीटर में है तो पर मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो बेसिकली उसकी कंसंट्रेशन करना, उसको कंसंट्रेट कर देना, ठीक है। इज नोन एज कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफेक्शन, ठीक है। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर कंसंट्रेशन और आर ग्रेडेड, मतलब ग्राइंडिंग की जाती है, क्रश्ड टू ए रीजनेबल साइज, मतलब कंसंट्रेशन से पहले उनको तोड़ दिया जाता है, उनकी क्रशिंग की जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर इन्वॉल्व सेवरल स्टेप एंड सिलेक्शन ऑफ दिस स्टेप्स डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड ऑफ द मेटल प्रेजेंट एंड दैट ऑफ गैंग। इसके अंदर कंसंट्रेशन के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो प्रेजेंट करती है डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी, किसकी किसकी? मेटल प्रेजेंट एंड द गैंग। बेसिकली क्या है कि जैसे एक और है, इसके अंदर ये एक मेटल है, ये उसका गैंग पार्टिकल है, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसा कुछ कर देते हैं कि ये तो रिमूव हो जाए और ये उधर का उधर रह जाए, ठीक है, समझे। बेसिकली अलग अलग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके उस हिसाब से वो करते हैं, तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगी आगे जो ये इनकी टाइप्स है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसीजर फॉर कंसंट्रेशन आर डिस्क्राइब्ड बिलो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, अलग अलग फीचर्स, मतलब अलग अलग मेथड्स हैं कंसंट्रेशन के, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी। बेसिकली नेक्स्ट क्या है हमारा? हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये अभी ये किस फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिफरेंस क्रिएट करता है? ये किस पे डिफरेंस क्रिएट करता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, ठीक है। एंड द गैंग पार्टिकल्स ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल, मतलब किस फिजिकल प्रॉपर्टी पे करता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। इट इज देयरफॉर ए टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। In one such, an upward stream of running water is used to wash the powdered ore, ठीक है। The lighter gang particle are washed away and the heavier ore particle are left behind. Basically, the lighter gang particle are washed away and the heavier ore particle are left behind. Basically क्या करते हैं, ore के ऊपर, जैसे ore है, इसके ऊपर वाटर की स्ट्रीम मारते हैं, तो जितने भी हैवी ore particles हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, और जो लाइटर पार्ट है वो रिमूव हो जाते हैं वो। और बेसिकली लाइटर जो इसमें पाउडर फॉर्म में, वो क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। बेसिकली हम कार वॉशिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर भी होता है कि कार वहीं की वहीं रह जाती है, कार वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है, और उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स है, उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज है, वो सारी की सारी क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है, ठीक है। ये बेसिकली वही है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक मतलब वाटर और उससे वॉश करना, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बेसिकली देखो, हर जो भी कंसंट्रेशन की प्रोसेस है उसके अंदर एक बेसिक प्रिंसिपल है कि एक
फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके डिफरेंस के और के और किसके डिफरेंस पे, और के और उसके गैंग पार्टिकल के डिफरेंस पे उसको बनाया गया है, ठीक है। इफ आइदर द ओर ऑफ द if either the ore or the gang is attracted to our magnetic field then the separation is carried out by this method। बेसिकली क्या है कि या तो और अट्रैक्ट होती हो मैग्नेट से, अभी क्या है जैसे सेम वही एग्जांपल लेते हैं ए बी, ठीक है। अब इसके सामने मैंने मैग्नेट रख दिया, या तो ये इससे अट्रैक्ट होती हो या बी इससे अट्रैक्ट होती हो। अगर ए अट्रैक्ट होगी तो ये मैग्नेट के पास चली जाएगी तो बी रह जाएगा, तो भी प्योर होगी, और बी अट्रैक्ट होती हो तो ये चली जाएगी और ये रह जाएगा। बेसिकली क्या करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। For example, iron ore are attracted towards magnet. Iron ore are attracted towards magnet. Hence, non-magnetic impurity can be separated. ठीक है। Hence, non-magnetic impurity can be separated. Basically क्या है कि iron attract कर जाता है, ठीक है, from using magnetic separation. The powdered ore is dropped over the conveyor belt which moves over the magnetic roller. Magnetic substance remain attracted towards the belt and falls close to it. Basically कहाँ गया, एक मिनट, आई थिंक हैंग हो गया, एक मिनट। बेसिकली ये इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। बेसिकली क्या करते हैं कि जो फाइनली ग्राउंडेड और मतलब उसको ग्राइंड करके इसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं, मतलब जैसे एक और पार्टिकल है इसको छोटे टुकड़ों में काट के इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, और फिर इसको ऐसे मैग्नेटिक रोलर पे घुमाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है वो तो रोलर के साथ ही रह जाती है कुछ टाइम तक, ठीक है। मैग्नेट अट्रैक्ट करता है तो वो तो इस बॉक्स में गिर जाएगी, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो आगे गिर जाएगी, और वो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल ऐसे अलग अलग, मतलब जो मैग्नेटिक है तो जो मैग्नेटिक पार्ट होगा वो बेसिकली आयरन वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे हम एक्सट्रैक्ट मतलब अलग अलग किसी भी ओर से मतलब उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रथ फ्लोटेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो क्या है, फ्रथ फ्लोटेशन, ठीक है। This method is used for removing gangue from sulfide ores. Basically, आगे हम पढ़ेंगे फ्रथ फ्लोटेशन। तो बेसिकली क्या है कि this method is used for removing gangue from sulfide ore, ठीक है। किस में से, सल्फाइड ओर में से। पेन इज नॉट वर्किंग, एक मिनट। बेसिकली वो पीडीएफ थोड़ा सा ज़्यादा साइज का है तो इसलिए इसको यहीं पे हमें करना पड़ेगा, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग। बेसिकली सारे ही गैंग रिमूव करने के लिए किए जाते हैं फ्रॉम सल्फाइड ओर। बेसिकली किस में से, सल्फाइड ओर में से, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ए सस्पेंशन ऑफ पाउडर्ड ओर इज मेड with water collector and froth stabilizer are added to it, ठीक है। बेसिकली क्या है कि सस्पेंशन क्रिएट किया जाता है किसका, पाउडर डोर का। बेसिकली एक सस्पेंशन क्रिएट किया जाता है। सस्पेंशन क्या होता है, मतलब जो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। एंड विद वाटर कलेक्टर एंड फ्रथ स्टेबलाइजर आर एडेड टू इट। और क्या डाल दिए जाते हैं इसके अंदर, फ्रथ स्टेबलाइजर, जो फ्रथ को स्टेबलाइज करे। बेसिकली क्या है कि इसके अंदर क्या है, जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट या जो भी अनवांटेड कंटेंट है वो सारा ऐसे ये जो फ्रथ है ना, ये फ्रथ की फॉर्म में ऐसे बाहर आ जाता है, ठीक है। बेसिकली ये, ठीक है। कलेक्टर स्पाइन, कलेक्टर के एग्जांपल है पाइन ऑयल, फैटी एसिड, ज़ैंथेट्स, ठीक है। ये सारे क्या है, ये कलेक्टर है, ठीक है। एनहेंस नॉन
wettability of mineral particle and froth stabilizer. Example, cresol aniline stabilizes the froth. The mineral particle become wet by oils while the gang particle by water. तो जो मिनरल पार्टिकल है वो, जो भी मिनरल के पार्टिकल है वो किसके द्वारा गिल वेट होंगे, ऑयल के द्वारा, और जो गैंग पार्टिकल है वो किसके द्वारा होंगे, वाटर के द्वारा। ठीक है, मिनरल किसके द्वारा, ऑयल के द्वारा, और गैंग किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। ठीक है, तो गैंग पार्टिकल वाटर में रह जाएंगे, इधर वाटर में रह जाएंगे, और जो भी मिनरल है वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, फ्रथ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ए रोटेटिंग पैडल एजिटेट्स द मिक्सचर एंड ड्रॉस एयर इन इट। ठीक है, रोटेटिंग पैडल क्या होता है, ये रोटेटिंग पैडल है, ये क्या करता है, ये इसके अंदर एयर डालता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट फ्रथ इज फॉर्म्ड विच कैरीज द मिनरल पार्टिकल, विच कैरीज द मिनरल पार्टिकल। बेसिकली फ्रथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मिनरल पार्टिकल क्या प्रेजेंट होता है। द फ्रथ इज लाइट एंड स्किम्ड ऑफ। फ्रथ कैसा होता है, लाइट होता है, और उसको स्किम्ड ऑफ मतलब बाहर निकाल लिया जाता है। इज देन ड्राइड फॉर रिकवरी ऑफ द और पार्टिकल, और इसको फिर क्या करते हैं, ड्राई करते हैं और क्या निकाल लेते हैं उसमें से और पार्टिकल। समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड और बाय, it is possible to separate two sulfide ores by adjusting proportion of oil to water. बेसिकली अगर हम proportion adjust कर दें किसका, ऑयल और वाटर का, तो हम उसमें से दो सल्फाइड और भी निकाल सकते हैं। बेसिकली क्या है कि ये सल्फाइड और को रिमूव करने के लिए या सल्फाइड को निकालने के लिए उसमें से गैंग पार्टिकल हटाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम इससे दो सल्फाइड और को भी सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करके, बाय एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम टू सल्फाइड और को कैसे सेपरेट कर सकते हैं फ्रथ फ्लोटेशन से, बाय एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर, और बाय यूजिंग डिप्रेसेंट्स। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ एन ore containing ZnS and PbS, the depressant used is NaCN। और या फिर किसका यूज करके, किसी भी डिप्रेसेंट का यूज करके। ठीक है, जैसे ZnS और PbS में कौन सा डिप्रेसेंट यूज होता है, NaCN। It selectively prevents ZnS from coming to the froth but allow PbS to come with the froth। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ZnS, मतलब ये ZnS को फ्रथ में आने से प्रिवेंट करता है, लेकिन PbS को अलाउ करता है कि वो फ्रथ के अंदर आ जाए। और फ्रथ बेसिकली क्या होता है, फ्रथ बेसिकली मिनरल ओर होता है। बेसिकली इसमें यही है कि इट selectively prevent ZnS from coming to the froth and allows PbS to come with the froth। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, इनोवेटिव वाशरमैन। बेसिकली ये सेल्फ रीड का है, लेकिन इसको हम करा देते हैं। ठीक है, वन कैन डू वंडर्स इफ ही और शी हैज साइंटिफिक टेम्परामेंट, और बंद क्यों कर दिया? One can do wonders if he or she has a scientific temperament and its alternative to observations. A washerman had an innovative mind too while washing a miner's overall। ठीक है, एक वॉशरमैन था जो उसके पास एक इनोवेटिव माइंड था। ठीक है, while washing the miner's overall she noticed that sand and small dirt fell to the bottom of the wash hub. What was peculiar, the copper bearing compound that had come to the clothes from the mines were caught in the soap suds, so they come to the top. One of her clients, Mrs. Carrie Everson, was a chemist. The washerman told her experience to Mrs. Everson. The latter thought that the idea could be used for separating copper compound from rocky and earthy material on a large scale. This way an invention came up at the time. Only those ores were used for extraction of copper which contain large amount of the metal. Inventions
of the froth flotation method made copper mining profitable even from the low grade ores. World production of copper soared and the metal become cheaper. बेसिकली ये कॉपर के बारे में है कि एक वॉशरमैन था, वो क्या करता था कि मतलब उसने कपड़ों के बीच में वो देखी, क्या बोलते हैं उसको, कॉपर के मतलब स्मॉल डर्ट और सैंड पार्टिकल देखे, ठीक है, और जो कि किसके पास सोप सेट के अंदर मिले उसको, ठीक है। तो उसने ये किससे डिस्कस किया, उसकी क्लाइंट थी जो कि क्या थी, जो कि एक केमिस्ट थी, ठीक है। उसने उसके साथ डिस्कस की ये चीज, तो फिर उन्होंने वो किया कि आइडिया कुड बी यूज फॉर सेपरेटिंग कॉपर कंपाउंड फ्रॉम रॉकी एंड अर्थ मटेरियल। बेसिकली पहले क्या होता था कि कॉपर को उसी ओर से रिमूव करते थे जिसमें उसकी अमाउंट ज्यादा हो, या जिस ओर के अंदर कॉपर का कंटेंट ज्यादा हो। लेकिन इस मेथड की वजह से, ये जो वॉश करने का मेथड है, इस मेथड की वजह से क्या हुआ कि कॉपर को फिर हम जिसमें कम कंटेंट है उससे भी रिमूव कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो कॉपर है वो क्या हो गया, चीप हो गया, और जो प्रोडक्शन ऑफ कॉपर है वो इजी होगी। और ये किससे हुआ, फ्रथ फ्लोटेशन मेथड से, ठीक है। उसके बाद है लीचिंग इज ऑफन यूज्ड इफ द ओर इज सोल्यूबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, बेसिकली ये जितना फ्रथ फ्लोटेशन तक था ये क्या था, ये कंसंट्रेशन था, ठीक है। इसके बाद जो आएगा वो क्या है, कंसंट्रेशन के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है कि आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। पहले हम ओर को कंसंट्रेट करते हैं, उसके बाद क्या आइसोलेशन, फिर उसके बाद है प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो आइसोलेशन में पहली प्रोसेस आती है लीचिंग। लीचिंग इज ऑफन यूज्ड इफ द ओर इज सोल्यूबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट, ठीक है, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर उसके अंदर सोल्यूबल है, अगर और सोल्यूबल है तो ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट द प्रोसीजर, ठीक है। इसमें थोड़ी क्वालिटी आपको कम दिखेगी क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो इसको हम ऐसे नॉर्मली व्यू नहीं कर सकते, वो बार बार हैंग हो रही है, इस वजह से हमें इसको ऐसे करना पड़ रहा है, इसकी थोड़ी क्वालिटी लो मिलेगी आपको, ठीक है। लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। बेसिकली एल्यूमिनियम को कैसे, जो प्रिंसिपल ओर है एल्यूमिनियम की वो क्या है, बॉक्साइट है, ठीक है, बॉक्साइट है, ठीक है। इट यूजुअली कंटेन्स SiO2, आयरन ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड एज इम्प्योरिटीज। बेसिकली इसके अंदर कौन सी इम्प्योरिटी होती है, SiO2, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड एज इम्प्योरिटीज। Concentration is carried out by heating the powdered ore with a concentrated solution of NaOH at 473 to 523 Kelvin, ठीक है। कंसंट्रेशन कैसे की जाती है इसकी, हीटिंग करके, किसके कैसे हीटिंग करते हैं इसकी, विद ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, एट 35 to 36 बार। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन को, लीचिंग की, एल्यूमिना की लीचिंग को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस वे Al2O3 इज एक्सट्रैक्टेड आउट एज सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो इसी तरह से क्या निकल जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट। द इम्प्योरिटी SiO2 to dissolve forming sodium silicate, other impurity are left behind. The impurity SiO2 to dissolve forming, बेसिकली ये भी क्या बना लेती है, सोडियम सिलिकेट, एंड अदर इम्प्योरिटी आर लेफ्ट बिहाइंड, और बेसिकली क्या जो दूसरी इम्प्योरिटीज है वो रह जाती है, ठीक है। Al2O3 and 2NaOH plus 3H2O plus 2NaAlOH4 twice. The sodium aluminate present in solution is neutralized passing CO2। इसको कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं सोडियम एल्यूमिनेट को, बाय पासिंग CO2 गैस एंड हाइड्रेटेड Al2O3 is precipitated. At this stage, small amount of freshly prepared small sample of hydrated Al2O3 is added to the solution, ठीक है। इसमें क्या
क्या डाला जाता है, सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड Al2O3 इज एडेड टू द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड सीडलिंग प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, इट इंड्यूसेस द प्रेसिपिटेशन। ये क्या इंड्यूस करती है, प्रेसिपिटेशन इंड्यूस करती है, ठीक है। न्यूट्रलाइज कौन करती है, CO2 गैस एंड हाइड्रेटेड Al2O3 at this a small amount of freshly prepared sample of hydrated aerosol solution is process is called as seedling, ठीक है। बेसिकली आगे ये प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन वाली। ये सोडियम एल्यूमिनेट किसके साथ, CO2 के साथ, ये क्या बना रहा है, Al2O3.X2 and 2NaHCO3, ठीक है। उसके बाद है सोडियम सिलिकेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन and hydrated alumina is filtered, dried and heated to give black pure Al2O3, ठीक है। सोडियम सिलिकेट remains in solution and hydrated alumina, ये क्या है, बेसिकली हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। Al2O3 क्या होता है, एल्यूमिना होता है, और ये हाइड्रेटेड है .XH2O। अगर इसको हम फिल्टर, ड्राई और हीट कर दे तो वो क्या देता है, ब्लैक प्योर Al2O3 देता है। क्या देता है वो, ब्लैक प्योर Al2O3 देता है। बेसिकली देखो ये प्रोसेस है, ये कंप्लीट प्रोसेस है इसकी, ये क्या है, लीचिंग है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या किया, हमारे पास Al2O3 था सॉलिड, उसको NaOH से रिएक्ट करवाया, उसने ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, ठीक है। फिर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए CO2 से रिएक्ट करवाया, उसने इसके हाइड्रेटेड वो बनाया, क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड एल्यूमिना बनाया, और फिर अब उसको दोबारा हीट किया और उससे हमें क्या मिला, Al2O3, ठीक है। अदर एग्जांपल्स आर इन द मेटलर्जी ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड। बेसिकली Al2O3 स्टार्टिंग में भी सॉलिड था और रिजल्ट में भी सॉलिड था, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस आया कि इसमें जो इम्प्योरिटीज है वो खत्म हो चुकी है। पहले इम्प्योरिटीज क्या क्या थी, इम्प्योरिटीज क्या क्या थी, आयरन ऑक्साइड, SiO2 और TiO2। बेसिकली एंड में ये जो इम्प्योरिटीज हैं, ये इम्प्योरिटीज खत्म हो चुकी है। इधर इम्प्योरिटीज वगैरह नहीं लिखी, अभी देख लिखने में तो यही आएगा Al2O3 सॉलिड, और एंड में भी Al2O3 सॉलिड है, लेकिन इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है। अदर एग्जांपल इन मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड द रिस्पेक्टिव मेटल इज लीच्ड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN एंड KCN, ठीक है। क्या है कि सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी में जो रिस्पेक्टिव मेटल लीच किया जाता है वो किसके साथ, NaCN और KCN के इन प्रेजेंस ऑफ एयर विच सप्लाइज O2, द मेटल इज ऑब्टेन्ड लेटर बाय रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और फिर बाद में मेटल को कैसे ऑब्टेन कर लिया जाता है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन से, ठीक है। बेसिकली ये दिया हुआ है 4M सॉलिड प्लस 8CN माइनस एक्वस, किसके, NaCN या KCN इनमें से कोई भी हो, ठीक है, प्लस 2H2O प्लस वाटर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स 4M ब्रैकेट CN2, ठीक है, प्लस 4OH माइनस MAgAU, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली यही है, लीचिंग में क्या है कि कोई भी मेटल है उसको किसी भी एक कंपाउंड से रिएक्ट करवा दो, ठीक है, उसका एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स को दूसरे मेटल के साथ एड करवा दो। अब यहाँ पे तो क्या किया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स बना दिया मेटल का, फिर उसको Zn के साथ रिएक्ट करा दो। अब Zn रिएक्टिव है, ये डिस्प्लेस कर देगा जो भी इसकी जगह होगा मेटल, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, तो इजीली हमें जो मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। बेसिकली क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है कंसंट्रेटेड ओर से। क्रूड मेटल तो पता ही होगा, जो कच्चा बोलते हैं जिसको, कच्चा, जैसे क्रूड ऑयल कच्चा तेल बोलते हैं, क्रूड मेटल मतलब जो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है। To extract metal from concentrated ore, it must be converted to a form which is suitable for reduction to a metal. Usually, sulfide ore are converted to oxide before reduction because oxide are easier to reduce. Thus, isolation of metal from concentrated ore involve two-step
विच इज कन्वर्जन टू ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू मेटल। बेसिकली क्या है कि एक्सट्रैक्शन है, बेसिकली क्या है, टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, मतलब कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू ए फॉर्म विच इज सुटेबल फॉर रिडक्शन। बेसिकली ऐसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना कि वो सुटेबल हो रिडक्शन के लिए टू मेटल। यूजुअली सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। बेसिकली क्या है, जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्साइड के अंदर, बिफोर रिडक्शन, बिकॉज ऑक्साइड आर इजियर टू रिड्यूस। बेसिकली जो ऑक्साइड है वो क्या है, इजियर टू रिड्यूस है, ठीक है। Thus, isolation of metal from concentrated ore involve two steps. Basically इसके दो steps हैं। फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन टू ऑक्साइड्स, नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। बेसिकली इसके अंदर कौन से दो स्टेप है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर में फर्स्ट है कन्वर्जन टू ऑक्साइड, मतलब पहले उसको ऑक्साइड में, बेसिकली क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्साइड ओर में, क्योंकि ऑक्साइड का जो क्या है रिडक्शन है वो क्या है, इजियर है। रिडक्शन क्या है, ऑक्साइड आर इजियर, ठीक है। फिर उस रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, फिर उस ऑक्साइड को क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेटल में, ठीक है। तो कन्वर्जन टू ऑक्साइड, फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। इसकी दो प्रोसेस होती हैं किसी भी ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने में, एक तो कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग, ठीक है। तो कैल्सिनेशन इन्वॉल्व हीटिंग, इट रिमूव्स द वोलेटाइल मैटर एंड विच एस्केप लिविंग बिहाइंड द मेटल ऑक्साइड, ठीक है। बेसिकली क्या करती है, ये वोलेटाइल मैटर को रिमूव कर देती है, जो भी वोलेटाइल मैटर है, और लास्ट में क्या छोड़ जाती है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। बेसिकली देखो Fe2O3.XH2 है, इसका यह हाइड्रेटेड है, ठीक है। ये क्या करेगी, वाटर निकाल देगी। वाटर क्या किस फॉर्म में निकलेगा, गैस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ZnCO3 है, इसको हीट किया, ये क्या करेगा, CO2 गैस रिमूव कर देगा, और ये ZnO किस फॉर्म में बच जाएगा, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में। ऐसे ही CaCO3.MgCO3 है, ठीक है। इसमें क्या किया, CaO और MgO सॉलिड फॉर्म में, और जो CO2 है वो क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि जो भी वोलेटाइल पार्ट है किसी भी हाइड्रेटेड या किसी भी कॉम्प्लेक्स उसका, तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा किसी भी और का, और जो हमें क्या मिल जाएगी, उसका मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, जो भी हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। रोस्टिंग, in roasting the ore is heated in a regular supply of air in a furnace at a temperature below the melting point of the metal। बेसिकली इसमें क्या है, उसके अंदर तो सिर्फ हीटिंग है, इसके अंदर रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर भी है, मतलब रोस्टिंग के अंदर O2 यूटिलाइज होगी। अभी आपको डिफरेंस क्रिएट पता करना है ना कि कौन सी कैल्सिनेशन है, कौन सी रोस्टिंग है। आप एक रिएक्शन के अंदर ये देख लो कि O2 किस में यूटिलाइज हुई है, जिसके अंदर O2 यूटिलाइज हुई है, जिसके अंदर O2 यूटिलाइज हुई है, एयर से मतलब इधर O2 है, ठीक है। तो वो क्या है, रोस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, सम ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग सल्फाइड और आर, ठीक है। कुछ रिएक्शन दी हुई है। अभी देखो, अगर आपको पता करना है कि ये रोस्टिंग है या क्या है, कैल्सिनेशन है, तो आप बेसिकली O2 से पता कर सकते हो। रोस्टिंग में क्या होती है, O2 यूटिलाइज होती है, और कैल्सिनेशन में क्या होती है, O2 यूटिलाइज नहीं होती, ठीक है। जैसे दिया हुआ है ZnS, तो बेसिकली क्या करेगी, बेसिकली ये प्रोसेस क्या पढ़ रहे हैं हम, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। बेसिकली ये क्या है, कन्वर्जन टू ऑक्साइड, PbS टू PbO। ये बेसिकली क्या कर रही है, ऑक्सीजन क्या कर रही है, इनको ऑक्सीडाइज कर रही है, और SO2 रिमूव कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता करना हो कि कौन सी रोस्टिंग कौन सी कैल्सिनेशन है, तो हम कैसे पता करेंगे, रोस्टिंग के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन यूज होती है, ठीक है। उसके बाद आता है द सल्फाइड और ऑफ कॉपर आर हीटेड इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस, इफ द ओर कंटेन्स आयरन इट इज मिक्स्ड विद सिलिका
before heating. Iron oxide slags off as iron silicate and copper is produced in the form of copper matte. ठीक है, बेसिकली क्या है, एक सल्फाइड और किसके अंदर हीट कर दी जाती है, रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर, ठीक है। इफ द ओर कंटेन्स आयरन, अगर ओर के अंदर आयरन प्रेजेंट है तो उसको किसके साथ मिक्स कर देते हैं, सिलिका के साथ बिफोर हीटिंग, एंड उससे क्या होता है कि जो आयरन सिलिकेट है वो बाहर आ जाते हैं, स्लैग ऑफ कर जाते हैं, एंड कॉपर इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मेटे विच कंटेन Cu2s एंड Fe2s। बेसिकली कॉपर को किस फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है, कॉपर मेटे के फॉर्म में, ठीक है, FeO SiO2, और इसके अंदर ये क्या FeSiO3 क्या है, ये एक स्लैग की फॉर्म में, जैसे फ्रथ फ्लोटेशन में फ्रथ आता था, ये उसी तरह FeSiO3 किसकी फॉर्म में आ जाता है, स्लैग की फॉर्म में, एंड द SO2 प्रोड्यूस्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग H2SO4, और इसके अंदर जो SO2 प्रोड्यूस होगी उसको हम किसके लिए यूज करेंगे, H2SO4 मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बेसिकली ये लर्निंग प्रोसेस है, मतलब ये जो चैप्टर है इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है इसको हमें रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि कन्वर्जन टू ऑक्साइड ऑफ मेटल, ठीक है। उसके बाद उस ऑक्साइड को रिड्यूस करके किसके अंदर कन्वर्ट कर देना, मेटल के अंदर। रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड यूजुअली इन्वॉल्व हीटिंग विद ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन, CO और इवन अनदर मेटल, ठीक है। द रिड्यूसिंग एजेंट एग्जांपल कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ द मेटल ऑक्साइड, ठीक है। बेसिकली MXOY YC ये क्या करते हैं, बेसिकली एक जनरल रिएक्शन दी हुई है कि क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन ले लिया, उस ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड है उसको किसके साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं, और उसमें से क्या निकाल देते हैं, मेटल निकाल देते हैं, और क्या निकल जाता है, CO निकल जाता है। CO गैस की फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है, और वो एस्केप आउट हो जाती है, ठीक है। सम मेटल ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड इजीली, some metal oxide get reduced easily while other are very difficult to be reduced। बेसिकली कुछ मेटल ऑक्साइड इजीली रिड्यूस हो जाते हैं और कुछ नहीं होते, ठीक है। रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन बाय द मेटल आयन, इन एनी केस हीटिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जो इजीली नहीं होते उसके अंदर क्या है, हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है 6.4 थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। Some basic concept of thermodynamics help us in understanding the theory of metallurgical transformations. Gibbs free energy is the most significant term। बेसिकली क्या है, थर्मोडायनेमिक्स तो हर जगह में, कोई भी लाइफ प्रोसेस, कोई भी नेचुरल प्रोसेस होगी तो थर्मोडायनेमिक्स का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक मेटलर्जी के कुछ प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है। टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर थर्मल रिडक्शंस and predict which element will suit as the reducing agent for a given metal oxide। बेसिकली क्या है कि किस टेम्परेचर पे क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा किस थर्मल रिडक्शन का, या कौन सा मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा, उसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स को इसके साथ, मेटलर्जी के साथ कंबाइन करके देखना चाहिए। गिब्स एनर्जी इंटरप्रिटेशन आर मेड। The criteria for feasibility of a thermal reduction is that at a given temperature Gibbs energy change of a reaction must be negative। बेसिकली कोई भी रिएक्शन है अगर उसको स्पॉन्टेनियस, मतलब उसको पॉसिबल होना है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है, उसके लिए डेल्टा G है, गिब्स एनर्जी है, वो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। बेसिकली मेटलर्जी में नहीं, वैसे भी कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होगी तो वो क्या होगी, डेल्टा G उसका नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो सके, मतलब जिसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट ना हो कराने के लिए। द चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा G फॉर एनी प्रोसेस इज स्पेसिफाइड एट एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। ये तो हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते आ चुके हैं। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा H इज एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा S इज एंट्रोपी चेंज। व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा G is negative in equation 6.14 only then the reaction will proceed,
ठीक है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तब ही जो क्या है रिएक्शन क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब डेल्टा जी नेगेटिव होने के ये सिचुएशन हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन है इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव। इसको मैं इक्वेशन को इधर लिख लेता हूं ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव, ये क्या कर दिया, ये पॉजिटिव कर दिया। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस इंक्रीजेज। इसकी वैल्यू क्या करेगी, इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो दैट डेल्टा एच विल बी लेसर देन टी डेल्टा एस एंड डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये जो वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो नेगेटिव पार्ट इंक्रीज होगा। तो बेसिकली क्या आएगा, डेल्टा जी क्या आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ कपलिंग ऑफ द टू रिएक्शन दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, मतलब दोनों रिएक्शन रिडक्शन रिजल्ट इन ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर ए ओवरऑल रिएक्शन। बेसिकली अगर दोनों रिएक्शन एक साथ करवा दी जाए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो उसके अंदर क्या होगा, जो ओवरऑल डेल्टा जी है रिएक्शन का वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, द फाइनल रिएक्शन बिकम फीजिबल। सच कपलिंग इज इजिली अंडरस्टूड थ्रू गिब्स एनर्जी वर्सेस टी प्लॉट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड। बेसिकली इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो डेल्टा जी और टेम्परेचर का प्लॉट है, दीज प्लॉट आर ड्रॉन फॉर फ्री एनर्जी चेंजेस दैट अकर व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। बेसिकली ये कैसे ड्रॉ किए जाते हैं कि फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट किया जाता है जब 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, जब 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कंज्यूम होता है। ठीक है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिब्स एनर्जी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एच.जे.टी. एलिंगम। दिस प्रोवाइड ए साउंड बेसिस फॉर कंसीडरिंग द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। बेसिकली ये क्या देता है, एक बेसिस देता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कौन से ऑक्साइड के लिए यूटिलाइज होगा, एंड दिस इज नोन एज एलिंगम डायग्राम। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि ये डेल्टा जी और टी के उससे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, मतलब बेसिकली एक बेसिस देता है कि किस एलिमेंट के लिए कौन सा ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये ग्राफ किसके किसके बीच में होता है, डेल्टा जी और किसके बीच में होता है, टेम्परेचर के बीच में ग्राफ होता है। बेसिकली ये कुछ ऐसे लाइन काटापट्टी की होती है, और जिसको आता है एलिंगम डायग्राम रीड करना, वो बता सकता है कि किस ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सुटेबल होगा। ठीक है, एक ये चीज याद रखना कि ये किसके किसके बीच में होता है, डेल्टा जी और टी के टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ सम ऑक्साइड पर मोल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। और ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ज्यादा डार्क मार्क की है, मैं इसको एक बार स्पेशल उससे मार्क कर देता हूँ। These plot are drawn for free energy changes that occur when 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। ठीक है, बेसिकली आप देख सकते हो कि इसके अंदर 1 ग्राम मोल ऑक्सीजन क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है एज वी नो ड्यूरिंग रिडक्शन द ऑक्साइड ऑफ मेटल डिकम्पोजेज। During reduction, oxide of metal decomposes and the reducing agent takes away the oxygen. Basically क्या है कि जो ऑक्साइड है मेटल का वो डिकम्पोज हो जाता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या कर जाता है, वो ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है, द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज टू प्रोवाइड डेल्टा जी negative and large enough to make the sum of delta G of the two reaction, that is oxidation of the reducing agent and the reduction of metallic oxide negative। Basically जो रोल है रिड्यूसिंग एजेंट का वो क्या है कि जो डेल्टा जी नेगेटिव है वो इतना बड़ा कर देना ताकि जो ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है और रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड है, उन दोनों का जो डेल्टा जी सब जो टोटल डेल्टा जी आए वो क्या आए, नेगेटिव आए। ठीक है, दो तरीके हमने पढ़े हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव लाने के, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कराने के दो तरीके हैं। बेसिकली फर्स्ट तो कि डेल्टा एस पॉजिटिव ले, ठीक है,
और उसके बाद टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर दे कि एच डेल्टा एच से टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा हो जाए, और ये नेगेटिव है तो ये डेल्टा जी को नेगेटिव कर देगा। सेकंड है कि कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस करवाएं, ठीक है। उससे क्या होगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है MXO XM, ठीक है। बेसिकली क्या है, ऑक्साइड है, इससे क्या बना दिया, उसका मेटल बना दिया, और ये क्या रिलीज होगी इधर, आगे क्या दिया हुआ है कि इफ रिडक्शन इज कैरिड आउट बाय कार्बन, अगर रिडक्शन कैसे हो, कार्बन कार्बन से की जाए, द ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट विल बी देयर। बेसिकली क्या होगा कि अगर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, वो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो बेसिकली वही होगा, तो जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ये तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और देयर में भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 बनेगा, ठीक है। ऑन कपलिंग मींस कंबाइनिंग रिएक्शन 6.15 and 6.16 we get MXO metal oxide प्लस कार्बन XM प्लस CO, ठीक है। बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये जनरल रिएक्शन है, और ये हमने ऊपर भी पढ़ी है। बेसिकली क्या है कि मेटल ऑक्साइड और प्लस रिड्यूसिंग एजेंट गिविंग मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन। ऑन कपलिंग रिएक्शन 6.15 and 6.17 वी हैव MXO हाफ C, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन की है, और ये क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन की, ठीक है। पार्शियल ऑक्सीडेशन में CO बनेगा और कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, CO2, ठीक है। सिमिलरली इफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ही रिड्यूसिंग एजेंट हो, then reaction 6.15 and 6.20 given below need to be coupled। बेसिकली क्या होगा कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ही रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो क्या होगा, तो ये रिएक्शन जो है वो क्या होगी, बनेगी, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो फिर ये ऑक्सीडाइज होके, अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे तो ऑक्सीडेशन इसका क्या होगा, CO2 पे ही होगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, बेसिकली ये रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और इसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। उसके बाद है एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम normally consists of plot of delta G versus T for formation of oxide of common metal and reducing agent। बेसिकली ये क्या है कि normally consist of delta G versus T, ये delta G और T का ग्राफ होता है। बेसिकली ये formation of oxide common metal and reducing agent के बीच के वो होता है कि for reaction given below, ठीक है। In this reaction gas is consumed in the formation of oxide। बेसिकली O2 कंज्यूम हुई है, hence molecular randomness decrease in the formation of oxide। बेसिकली जो molecular randomness है, बेसिकली गैस किस में कन्वर्ट होगी, सॉलिड में, तो randomness डेल्टा एस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, which led to negative value of डेल्टा एस। इससे क्या होगा कि जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। एज ए रिजल्ट साइन ऑफ टी डेल्टा एस टर्म बिकम पॉजिटिव, जो टी डेल्टा एस है उसका साइन क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। सब्सिक्वेंटली डेल्टा जी शिफ्ट टुवर्ड हायर साइड डिस्पाइट राइजिंग टी, ठीक है। द रिजल्ट इज पॉजिटिव स्लोप इन द कर्व ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ MXO। बेसिकली इसमें क्या होगा, अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो गई, ठीक है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और प्लस बना देगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव हो जाएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिव स्लोप इन द कर्व। अगर किसी भी रिएक्शन का स्लोप पॉजिटिव दिया हुआ है एलिंगम डायग्राम में तो बेसिकली वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है each plot in is a straight line and slope upward except when some changes in phase,
takes place. ठीक है, the temperature at which such change occurs is indicated by increase in the slope or on the positive side. In Zn Zno plot, the metal melting point indicated an abrupt change in the curve. Figure 6.4. ठीक है, बेसिकली क्या इसके अंदर इसका एग्जांपल दिया है Zn Zno का. बेसिकली ये क्या है, ये जो एब्रप्ट चेंज है ना इधर से, ये जो एब्रप्ट चेंज है एकदम, बेसिकली ग्राफ ऐसे जा रहा था, अगर इसको देखा जाए तो ये ऐसे जाना चाहिए था ग्राफ, लेकिन ये एब्रप्ट चेंज है क्या है, ये क्या है, इसके बाद इसका क्या आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है. ठीक है, तो ये उसके बारे में बताया गया है कि ईच प्लॉट इज ए स्ट्रेट लाइन, सारे स्ट्रेट लाइन है, स्लोप अपवर्ड एक्सेप्ट व्हेन सम चेंजेस इन फेस. अभी स्लोप डाउन किसका होगा, सिर्फ स्लोप डाउन किसका होगा कि अगर ये जो है ना, ये जैसे ये रिएक्शन, ये जो लाइन दी हुई है, ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है, ये क्या शो कर रही है, ये बेसिकली क्या शो कर रही है, ये फेज चेंज शो कर रही है, किसी भी फेज में चेंज, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, तो ये अभी देखो ये सॉलिड है, ये किसके अंदर चेंज हो गया, गैस के अंदर. ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर तो बेसिकली यही है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है. ठीक है, कार्बन सॉलिड था, ये किसके अंदर चेंज हो गया, गैस के अंदर. बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये फेज में चेंज हो रहा है. ठीक है, तो जो फेज चेंज वाले हैं उनका डाउनवर्ड फेसिंग होगा, और जो नॉर्मल है वो सारे ही स्ट्रेट लाइन अपवर्ड हो गए. लेकिन जो ये अब्रप्ट चेंज है, ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है. ठीक है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. ठीक है, उसके बाद थर्ड, व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड ए पॉइंट इज रीच्ड इन द कर्व. ठीक है, जब टेम्परेचर वेयर इट क्रॉसेज delta G is equal to 0 line. Below this temperature, delta G for formation of oxide is negative, so MXO is stable. Above this point, free energy of formation oxide is positive and the oxide MXO will decompose on its own. ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो क्या कर जाता है, वो ऑक्साइड क्या हो जाता है, शुरू डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है. ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर उस टेम्परेचर के बाद जो उसका डेल्टा जी होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन फीजिबल हो जाएगी. ठीक है, सिमिलर डायग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर सल्फाइड एंड हैलाइड आल्सो. फ्रॉम देम इट बिकम्स क्लियर दैट वाई रिडक्शन ऑफ MXS इज डिफिकल्ट. बेसिकली क्या है कि सिमिलर डायग्राम कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं फॉर सल्फाइड एंड एलाइड भी, मतलब सल्फाइड और एलाइड के लिए भी सेम डायग्राम कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं. फ्रॉम देम इट बिकम्स क्लियर दैट वाई रिडक्शन ऑफ MXS इज डिफिकल्ट. बेसिकली हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने सल्फाइड को ही किस में कन्वर्ट किया था, ऑक्साइड में, क्योंकि जो ऑक्साइड है उसका क्या होता है, रिडक्शन इजियर होता है. ठीक है, तो बेसिकली ऐसे डायग्राम सल्फाइड के लिए भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन उनका जो रिडक्शन है वो क्या होता है, डिफिकल्ट होता है. ठीक है, तो इसीलिए एलिंगम डायग्राम सिर्फ किसका है, मेटल ऑक्साइड का है, मेटल ऑक्साइड का और रिड्यूसिंग एजेंट का. ठीक है, कि किस मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूटिलाइज होगा. ठीक है, उसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम. ठीक है, द ग्राफ सिंपली इंडिकेट्स वेदर ए रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट. ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी कमियां है. ठीक है, टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट इज इंडिकेटेड. बेसिकली टेंडेंसी दिखाई जाती है रिड्यूसिंग एजेंट की. ठीक है, दिस इज सो बिकॉज इट इज बेस्ड ओनली ऑन द थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट. बेसिकली ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है, थर्मोडायनेमिक. इट डज नॉट एक्सप्लेन द काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस. बेसिकली ये काइनेटिक्स नहीं प्रोसेस शो करता कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन स्लो होगी. ठीक है, कौन सी रिएक्शन पहले होगी, कौन सी रिएक्शन बाद में होगी. ठीक है, इट कैन नॉट आंसर क्वेश्चन लाइक हाउ फास्ट रिडक्शन कैन प्रोड्यूस, कि कौन सी रिडक्शन फास्ट होगी. ये बता सकता है कि कौन सी रिडक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कौन सी फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी. हाउएवर इट एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन आर स्लगिश, कि रिएक्शन स्लगिश क्यों है. व्हेन एवरी स्पीशीज इज इन ए सॉलिड स्टेट एंड स्मूथ व्हेन द ओर मेल्ट्स डाउन. ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट हियर दैट डेल्टा एच एंथैल्पी एंड डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज वैल्यू फॉर एनी केमिकल रिमेन्स नियरली कांस्टेंट. ठीक है,
even on varying temperature, so the only dominant variable equation becomes temperature. ठीक है, बेसिकली डेल्टा एच और डेल्टा एस बेसिकली ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो बेसिकली जो मेन जो डोमिनेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है। ठीक है, हाउएवर डेल्टा एस डिपेंड मच ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। बेसिकली जो डेल्टा एस है वो ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड होता है, फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है कंपाउंड की। ठीक है, सिंस एंट्रोपी डिपेंड ऑन डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन द सिस्टम, इट विल इंक्रीज द इफ कंपाउंड मेल्ट्स or vaporizes, since molecular randomness increases on changing the phase from solid to liquid, from liquid to gas। बेसिकली डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस रैंडमनेस है, अमाउंट ऑफ रैंडमनेस है। ठीक है, वो कैसे चेंज होगी, जब फेज के अंदर चेंज होगा, मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके अंदर रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, इसकी फर्स्ट लिमिटेशन तो है कि ये काइनेटिक्स नहीं बता पाती कि कौन सी रिडक्शन फास्ट होगी, कौन सी रिडक्शन स्लो होगी। ठीक है, प्लस जो डेल्टा एच और डेल्टा एस है वो ज़्यादा वेरिएबल नहीं होते किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो जो मेन वेरिएबल फैक्टर जो बच जाता है वो क्या बच जाता है, हमारा टेम्परेचर बच जाता है। ठीक है, उसके बाद द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा जी इज बेस्ड ऑन के, कि जो इंटरप्रिटेशन है डेल्टा जी की वो किसके ऊपर बेस्ड है, के ऊपर। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, मतलब जो डेल्टा जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, के ऊपर। के क्या है हमारा, दिस इज प्रिज्यूम्ड दैट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो किसके अंदर है, वो इक्विलिब्रियम के लिए। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू because the reactant and product may be solid. In commercial processes, reactant and product are in contact for a short time। ठीक है, जो कॉमर्शियल प्रोसेस होती है उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में होते हैं, और ये हमेशा ट्रू नहीं होता, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेबल होना मतलब इक्विलिब्रियम उनके अंदर पाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सॉलिड भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है the reaction 6.18 and 6.21 describe the actual reduction of the metal oxide MXO that we want to accomplish. The delta G value for these reaction in general can be obtained from the corresponding delta G value of oxides। ठीक है, as we have seen, heating